Hello everyone, this is CM Mukul Kedia and once again you all are welcome to the GST crash course. हमने लास्ट क्लास में किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें हमने सेक्शन 16 और सेक्शन 17 देख लिया था। सेक्शन 17 में हमारे रूल 42 43 रह गए थे। तो सेक्शन 17 हमें बताता है कि अगर नॉन बिजनेस यूज़ के लिए या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड आप सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये कैसे हमें डिसाइड करना है कि एग्जाम्प्ट है या सप्लाई वो एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है, तो कॉमन इनपुट का हम कैसे डिवाइड करें ये हमें बताते हैं रूल 42 और रूल 43। रूल 42 बात करता है इनपुट और इनपुट सर्विसेज की, रूल 43 बात करता है कैपिटल गुड्स की। तो पहले इस रूल 42 को समझ लेते हैं विद केस स्टडी। सपोज मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ और बुक्स भी सेल करता हूँ, तो मेरी बुक्स की सेल एग्जेम्प्टेड आइटम है और कोचिंग क्लासेस मेरी टैक्सेबल आइटम है। मतलब मैं कोचिंग क्लासेस में भी बुक्स देता हूँ तो वो तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई होगी और मेरी मार्केट में अलग से ही बुक्स सेल होती है, तो बुक्स की सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो इसको मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, रूल 42 क्या कहता है। हमें ये पता है कि जो हमारा नॉन बिजनेस यूज के लिए कोई इनपुट होगा तो उसका हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड कुछ हमारा इनपुट या इनपुट सर्विस होगी तो हमें उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो हमें इन दोनों को हटाना है, नॉन बिजनेस यूज को और एग्जेम्प्टेड आइटम्स को, इनको हमें बाहर करना है, बाकी हमें आईटीसी मिल जाएगा। तो मैं अपनी सपोज अप्रैल 20 की रिटर्न भर रहा हूँ, तो अप्रैल 20 में मेरा इनपुट टोटल इनपुट रॉ मटेरियल का और सर्विसेज का, मतलब इनपुट गुड्स का और सर्विसेज का मेरा टोटल इनपुट आया 10 लाख रुपीज। उसमें से 1 लाख रुपीज का इनपुट है जो मेरा नॉन बिजनेस यूज से रिलेटेड है, मतलब कंपनी के सब डायरेक्टर है, डायरेक्टर के घर का रेंट भी कंपनी पे करती है, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्टर के घर का रेंट है वो मेरा नॉन बिजनेस यूज है, तो उसका मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 1 लाख रुपीज मेरा नॉन बिजनेस यूज हो गया, उसका मैंने इनपुट हटा दिया। अब दूसरा मेरा, जैसे मैं बुक्स की भी सेल करता हूँ तो बुक्स की मैंने प्रिंटिंग कराई। अब प्रिंटिंग जो मैंने बुक्स की कराई वो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बुक्स है, बुक्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो प्रिंटिंग का भी मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। 60,000 हो गया मेरा प्रिंटिंग का इनपुट आईटीसी। अब 40,000 मेरा आईटीसी हो गया, कोई मैंने मोटर व्हीकल परचेज किया उसका आईटीसी, वो भी ब्लॉक क्रेडिट है, वो भी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये 1,60,000 और 40,000, ये 2 लाख रुपीज का मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे पता है मेरे को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसको मैं क्रेडिट लेजर में ही नहीं लेके जाऊंगा, इसको मैं अपने बुक्स बनाते टाइम उसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कर दूंगा। अब मेरा बच गया रिमेनिंग आईटीसी 8 लाख रुपीज का। 8 लाख रुपीज के आईटीसी को मैं क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगा। इसमें से मेरे को कुछ देखना पड़ेगा, कुछ पोर्शन होगा जो कॉमन आईटीसी मेरे को भी रिवर्स करना है, पर एक बार मैंने पूरे 8 लाख रुपीज का आईटीसी ले लिया। अब फिर मेरा 5 लाख रुपीज का आईटीसी ऐसा है जो मेरा डायरेक्टली कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड है। सपोज मैंने कोई ऑडिटोरियम रेंट पे लिया, उसके ऑडिटोरियम के रेंट का जीएसटी, या मैंने कोई टीचर भी हायर करे तो टीचर को जो मैं फीस पे कर रहा हूँ उसका जीएसटी। ये 5 लाख रुपीज मेरा ऐसा आईटीसी है जो मेरे को एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई है, तो इसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। और टैक्सेबल इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑल्सो, ये मुझे पता है, जीरो रेटेड भी टैक्सेबल के साथ है। तो 8 लाख में से 5 लाख का मैंने आईटीसी ले लिया, मेरा बच गया 3 लाख। 3 लाख मेरा कॉमन आईटीसी है, इसमें से कुछ पोर्शन मेरे को मिलेगा, कुछ पोर्शन मेरे को नहीं मिलेगा। तो मेरा सेकंड स्टेप है इसको कॉमन आईटीसी को ब्रेकअप वो बाइफरकेट करना। तो मैं सपोज मैं अप्रैल 20 की रिटर्न भर रहा हूँ, अप्रैल 20 में मेरी बुक्स की टर्नओवर है 20 लाख रुपीज बुक्स की सेल, और मेरी कोचिंग की क्लासेस से फीस आई है 80 लाख रुपीज की, तो मेरी टोटल टर्नओवर होगी 1 CR की। 1 CR में से 20% मेरे मतलब 20 लाख मेरी बुक्स की एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो 3 लाख का 20% में रिवर्स कर दूंगा। 3 लाख का 20% हुआ 60,000। 60,000 हुआ मेरा कॉमन आईटीसी इंटू एग्जाम टर्नओवर 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 1 CR। 60,000 का मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब मेरे को नॉन बिजनेस यूज का भी कुछ कॉमन आईटीसी हो सकता है, जैसे मैं सपोज टेलीफोन का बिल है और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं जो नॉन बिजनेस यूज से रिलेटेड है, कॉमन है। तो उसके लिए एक थंब रूल है, जो कॉमन आईटीसी आपकी निकली ऊपर उसका 5%, मतलब 3 लाख का 5% हो गया मेरा 15,000, तो इसका 15,000 का भी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मेरे को टोटल कॉमन आईटीसी में से कितना रिवर्स करना है, 60,000 और 15,000, मतलब 75,000 का मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 2,25,000 मेरा कॉमन आईटीसी में से मैं 2,25,000 का मेरा एलिजिबल आईटीसी है। तो मैंने पहले आईटीसी कितने का लिया था, 8 लैक्स का, इसमें से मेरे को कितना नहीं मिलेगा, 75,000। तो मैंने 8 लैक्स का आईटीसी ले लिया था और 75,000 का उसी रिटर्न में मैं रिवर्स कर दूंगा। मतलब नटशेल में मैंने कितने का आईटीसी लिया, 5 लाख का ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला, और 2,25,000 का एक्सक्लूसिवली वो सॉरी कॉमन जो एलिजिबल आईटीसी है। मतलब मैंने 7,25,000 का आईटीसी ले लिया आउट ऑफ 8 लाख, और 75,000 मैंने रिवर्स कर दिया। अब यही हमें रूल 42 कहता है कि आप
को रूल 42 में रिवर्स करना है आईटीसी रिलेटेड टू अदर पर्पस और आईटीसी फॉर एग्जाम सप्लाई। तो उसमें आप टोटल आईटीसी में से जो आपको इनपुट नहीं मिलना, जो हमें इनवॉइस लेवल पे पता है कि मेरा नॉन बिजनेस यूज है या फिर एग्जेम्प्टेड है या फिर ब्लॉक क्रेडिटेड, उसको आप हटा दो। उसको आप क्रेडिट लेजर में ही मत लेके जाओ। फिर उसमें से क्रेडिट लेजर में जो लेके गए उसमें से आपका जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल से रिलेटेड है वो तो इनपुट आप ले लो, उसको भी एक बार साइड में रख दो। और जो कॉमन आईटीसी है उसको आप ब्रेक कर दो 3 पार्ट्स में। रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई उसके लिए टर्नओवर के बेसिस पे हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे। रिलेटेड टू नॉन बिजनेस यूज उसके लिए हम 5% का फॉर्मूला है, और जो बच गया उसके बाद में बैलेंस वो हमें आईटीसी मिल जाएगा। अब ये जो हमने कैलकुलेशन करी है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों के लिए अलग अलग करनी है कैलकुलेशन। अब ये तो मैंने कर दी अपनी अप्रैल 20 की रिटर्न भरते टाइम। मैंने 8 लाख रुपए का इनपुट लिया था, उसमें से 75,000 मैंने रिवर्स कर दिया। अब मैं ऐसे हर महीने वर्किंग करता गया। फिर मैं मेरे को लास्ट में ईयर एंड के बाद मार्च की एक तो मैंने मंथली वर्किंग कर दी। फिर उसके बाद मेरे को ये कंप्यूटेशन करनी है ईयर एंड पे वापस, फाइनल कंप्यूटेशन करनी है पूरे साल की एक साथ। अभी तो मैं क्या कि जैसे मैंने अप्रैल में मेरी टर्नओवर 20% एग्जाम थी तो मैंने 20% रिवर्स कर दिया। मई में हो सकती है मेरी टर्नओवर 30% एग्जाम हो तो मैं 30% रिवर्स कर दूंगा। फिर किसी महीने हो सकता है 10% एग्जाम हो तो मैं 10% रिवर्स करूंगा। तो इसीलिए जो कॉमन आईटीसी को जो मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ, ये मंथली कैलकुलेशन में अलग फिगर आएगी और ईयर एंड पे जाके अलग फिगर आएगी। ये ऊपर जो मैंने T1 T2 T3 T4 निकाले, ये तो जो मंथली आ रहे हैं वही मेरे ईयर एंड रहेंगे, क्योंकि मेरे को ये तो जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड है या फिर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, ये फिगर तो मंथली और ईयर एंड पे सेम रहेगी। मेरी जो फिगर चेंज होगी वो मेरी कॉमन आईटीसी की बाइफरकेशन चेंज होगी मेरी ईयर एंड पे जाके। तो सपोज मैंने पूरे साल मंथली मंथली करके 10 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्स किया है। फिर मैंने ईयर एंड पे जाके कैलकुलेशन करी फॉर दी होल ईयर, सिंगल कैलकुलेशन। उसमें मेरा आईटीसी रिवर्सल निकल के आया 11 लाख रुपए। मैंने मंथली किया था 10 लाख रुपए, अब ईयर एंड पे जाके आया मेरा 11 लाख रुपए। तो मेरे को 1 लाख रुपीज का आईटीसी रिवर्स करना है, एडिशनल आईटीसी बिफोर सेप्टेम्बर। तो मैं जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे को 1 लाख रुपीज का आईटीसी रिवर्स करना है बिफोर सेप्टेम्बर 21, मतलब बिफोर सेप्टेम्बर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब नेक्स्ट सितंबर तक मेरे को 1 लाख रुपीज का एडिशनल आईटीसी रिवर्स करना है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। जैसे 2021 फाइनेंशियल ईयर है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तो 1 अप्रैल से मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगना लग जाएगा। तो मेरे को सितंबर तक रिवर्स करना है, और जितनी जल्दी मैं रिवर्स कर दूंगा उतना कम मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं सितंबर में जाकर रिवर्स करूंगा तो मेरे को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही अगर मेरा केस ऑपोजिट हो जाता, मैंने 10 लाख का आईटीसी रिवर्स कर दिया मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से, पर ईयर एंड पे जाके मेरे को पता चला कि मेरे को आईटीसी रिवर्स करना था 9,50,000 का। तो मैं 50,50,000 का आईटीसी लूंगा वापस। लेकिन ये आईटीसी लेने के लिए मेरे को टाइम लिमिट दे दिया सितंबर तक का। अगर मैं सितंबर तक का 50,000 का आईटीसी ले लूंगा तब तो मेरे को मिल जाएगा, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं देती है, तो इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सितंबर तक नहीं ले पाया 50,000 का आईटीसी तो मेरा ये आईटीसी लैप्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे को कोई रिवर्स करना था तो उसमें अगर मैं सितंबर तक नहीं कर पाया तो उसके बाद भी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर हो सकता है मेरे को पेनल्टी के साथ रिवर्स करना पड़े। तो ये तो हो गया हमारा रूल 42, जो कहता है पहले आप कॉमन आईटीसी निकालो, जो आपका एक्सक्लूसिवली आईटीसी जो नहीं मिलना उसको हटा दो, जो एक्सक्लूसिवली मिलना है टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है उसको ले लो। अब जो बैलेंस बचेगा कॉमन आईटीसी उसको आप एग्जाम टर्नओवर में बाइफरकेट कर दो और नॉन बिजनेस यूज निकाल लो। और फिर ये वर्किंग आप ईयर एंड पे जाके वापस करो, और जो भी आपको प्लस माइनस करना है वो सितंबर के रिटर्न से पहले पहले कर दो। अगर आपको एडिशनल आईटीसी रिवर्स करना है तो विद इंटरेस्ट रिवर्स होगा। एडिशनल आईटीसी आपको लेना है तो सितंबर के रिटर्न तक ले लो। सिमिलर कंसेप्ट पे रूल 43 कहता है हमारे कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स के केस में थोड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मशीन का इनपुट लेना है, तो हमें पता है मशीन एग्जेम्प्टेड के लिए काम कर रही है या फिर टैक्सेबल के लिए काम कर रही है, मशीन किस यूज में आ रही है हमें ये पता होता है मशीन के केस में। तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल होती है। अब पूरे जीएसटी लॉ में जहां भी हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे वहां एक थंब रूल है, कैपिटल गुड्स की लाइफ है 5 ईयर्स फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। चाहे इनकम टैक्स में या फिर हमारे कंपनीज एक्ट में उस एसेट की लाइफ 10 साल हो चाहे 3 साल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जीएसटी में हर कैपिटल गुड्स की, हर कैपिटल एसेट की लाइफ है 5 साल। तो सपोज मैंने डायरेक्टर कंपनी ने कोई एसी खरीदा और एसी डायरेक्टर के घर पे लगा दिया, तो ऑब्वियसली वो पर्सनल यूज है, नॉन बिजनेस यूज है, उसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं दो आइटम्स बनाता हूँ, एक आइटम एग्जाम्प्ट है एक आइटम टैक्सेबल है। तो मैंने एक मशीन खरीदी, उस पर खाली एग्जाम्प्ट आइटम बनता है, तो एग्जाम्प्ट आइटम का भी मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा, वो आईटीसी मेरे को सारा इग्नोर करना है। अब मैं जो दूसरी दूसरी मशीन है
उसके ऊपर मैं खाली टैक्सेबल आइटम को बनाता हूँ, तो उसका मेरे को पूरा इनपुट मिलेगा और पहले महीने में मिलेगा पूरा इनपुट। मैं उसका सपोज मेरा इनपुट है 2 लाख रुपीज, वो मैंने इनपुट ले लिया और वो मैंने क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दिया 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब मैंने एक थर्ड मशीन और खरीदी, उससे मैं एग्जाम्प्ट आइटम्स भी बन सकते हैं, टैक्सेबल आइटम्स भी बन सकते हैं। किस रेशियो में क्या बनेगा मेरे को आज की डेट में नहीं पता, ना मेरे को पता चल सकता, क्योंकि आगे 5 साल तक ये मशीन यूज होनी है। तो उसका इनपुट था मेरा 6 लाख रुपीज। एक बार मैं वो 6 लाख रुपीज का भी इनपुट क्रेडिट ले लूंगा। ये आईटीसी कौन सा है? उस मशीन का जो मेरे कॉमन आइटम में आएगी, जिससे मैं एग्जाम सप्लाई भी करूंगा और टैक्सेबल सप्लाई भी करूंगा। तो इस 6 लाख रुपीज की जो मेरा आईटीसी है, इसको भी एक बार मैंने आईटीसी ले लिया। तो ऐसा मैंने देख ली पूरे महीने में मैंने कितनी ऐसी मशीन खरीदी है जो मेरा कॉमन आईटीसी, जो मेरी कॉमन यूज में आएंगी। तो उन सभी मशीन, सपोज मैंने इस महीने एक ही मशीन खरीदी अप्रैल 20 में, तो उसका आईटीसी है 6 लाख रुपीज, मैंने 6 लाख का इनपुट ले लिया। अब ये मैंने आपको बताया कि मशीन की लाइफ है 5 साल फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। अब आगे के 5 साल में मेरे को नहीं पता इससे एग्जाम सप्लाई होगी या टैक्सेबल सप्लाई होगी। हो सकता है किसी महीने एग्जाम ज्यादा हो सकता है किसी महीने टैक्सेबल ज्यादा हो। तो हमें इस 6 लाख रुपीज को, जो मैं एग्जाम पर्पज के लिए यूज करूंगा, उसको रिवर्स करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। क्योंकि आज की डेट में मैंने 6 लाख का आईटीसी ले लिया, तो आगे जाके मेरे को इसका इनपुट रिवर्स करना है, या फिर मैं इसको मैं दूसरे तरीके से कह दूं, मेरे को जो इस एग्जाम के लिए जितना मैं यूज करूंगा मशीन, उतना मेरे को टैक्स पे करना है। तो मैं इस 6 lakhs को 60 से डिवाइड कर दूंगा। 60 का मतलब हो गया 60 मंथ्स, 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स। तो मैं हर महीने कैलकुलेशन करनी होती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 6 लाख रुपीज का आईटीसी मेरे हर महीने 10,000 रुपीज में बाइफिकेट हो गया। जैसे अप्रैल में मैंने मशीन खरीदी, अप्रैल 20 में 10,000 रुपीज, मई 20 में 10,000 रुपीज, हर महीने में 10,000 रुपये इस मशीन को यूज कर रहा हूँ आईटीसी। तो ये मशीन तो ऐसी होगी जो मैंने अप्रैल में खरीदी। कोई मशीन हो सकती है मैंने 1 साल पहले खरीदी, वो भी अभी मेरा पूरी खत्म नहीं हुई है जीएसटी में, उसके भी 4 साल की लाइफ बची है। कोई मशीन हो सकता है मैंने 3 साल पहले खरीदी, उसकी भी 2 साल की लाइफ बची है। तो ऐसे में सभी मशीन का मंथली इनपुट देख लूंगा, मंथली आईटीसी देख लूंगा, जो मैंने पिछले 5 साल में परचेज करी थी। अगर 5 साल से पहले खरीदी थी तो वो मशीन की लाइफ खत्म हो गई है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। लेकिन हाँ, मैंने पिछले 5 साल में कोई भी मशीन खरीदी तो उसका मैं देखूंगा कि ऐसे मंथली इनपुट कितना आ रहा है। तो मैंने ऐसे और भी मशीनें देख ली, 10,000 की तो ये मशीन होगी, 10,000 की बाकी मशीनें होगी। तो उन सब की मशीन का टोटल इनपुट हो गया 20,000 रुपीज। तो मेरा 20,000 रुपीज अप्रैल मंथ का इनपुट है फॉर द कॉमन मशीन्स, और ये वो इनपुट है जो मैं ऑलरेडी पहले ले चुका। अब मैंने देखा अप्रैल मंथ में मेरी एग्जाम टर्नओवर थी 20%, टैक्सेबल टर्नओवर थी 80%। वही 20 lakhs की एग्जाम थी, 1 करोड़ की टोटल थी। तो टैक्सेबल टर्नओवर थी मेरी 80 lakhs की। तो 20,000 में से 4,000 रुपीज में रिवर्स कर दूंगा। यहाँ पे वापस समझना, मैं 6 लाख रुपीज का जो मेरी कॉमन मशीन थी उसका इनपुट मैं पहले महीने में ले लेता हूँ। अब आगे 5 साल में उस मशीन को मैं जितना एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज कर रहा हूँ उतना इनपुट में रिवर्स करता जाऊंगा हर महीने। तो मेरा हर महीने का इनपुट बनता है 10,000 का। तो ऐसे मैंने बाकी मशीन को भी ऐड कर लिया, बाकी मशीन का टोटल इनपुट आया 20,000 का। 20,000 रुपये हर महीने तक चलते जा रहे हैं। अब 20,000 में से जो मेरी एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी था वो मेरे को रिवर्स करना है। वो मेरा आईटीसी आया 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज में रिवर्स कर दूंगा। ये अगेन ये फिगर वर्किंग मेरे को सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों के लिए करनी है, अलग अलग करनी है। और ये जो 4,000 रुपीज मैं पे करूंगा, ये विथ इंटरेस्ट पे करूंगा, क्योंकि इसका इनपुट में इसमें कोई मशीन ऐसी भी है जो मैं 5 साल पहले खरीद चुका, या हर तरीके की मशीन है। तो मेरे को ये जो रिवर्सल करना है आज की डेट में, ये विथ इंटरेस्ट करना है। तो मेरे को हर मशीन की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी कि कौन सी मशीन कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पहले मैं यूज कर वो इनपुट लिया था मैंने, और उस अकॉर्डिंग मेरे को विथ इंटरेस्ट इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स के केस में फाइनल कंप्यूटेशन नहीं करनी ईयर एंड पे, क्योंकि ये मशीन तो 5 साल के लिए यूज हो रही है। तो इसके केस में कोई फाइनल कंप्यूटेशन नहीं करनी। ये तो मैंने हर महीने जो भी इनपुट मेरा बनता है मंथली के हिसाब से, उसको मैं हर महीने जितना मेरा एग्जाम टर्नओवर है उस अकॉर्डिंग रिवर्स करता रहूंगा। इसमें कोई फाइनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गए मेरे रूल 42 और रूल 43। 43 में कि जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस यूज के लिए टैक्सेबल है वो तो मैं इनपुट ले लिया पूरा, और जो कॉमन है उसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया और हर महीने रिवर्सल करता रहा इन अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ एग्जाम टर्नओवर। अब मैंने इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को स्किप कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये रूल्स एकदम चेंज हो जाते हैं। उसमें खाली कुछ जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट यही रहता है, बट उसमें कुछ अलग चीज़ों का मैं ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने बाइफर्केशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, रियल एस्टेट सेक्टर में बाइफर्केशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कि कितने फ्लैट्स ऐसे हैं जो हम जिसके ऊपर हम मतलब एग्जाम्प्ट, और कितने फ्लैट्स ऐसे हैं जो टैक्सेबल हैं। उन फ्लैट्स के एरिया के अकॉर्डिंग हम आईटीसी को बाइफर्केट करेंगे।
दूसरा जो हमें पता है कि कोई फ्लैट ऐसा है जो हम कंप्लीशन के बाद में सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होता है। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्प्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 17 उसको हम एग्जाम्प्ट सप्लाई मानेंगे। मतलब जिस फ्लैट, अगर मैंने 10 फ्लैट बनाए, 10 फ्लैट में से 2 फ्लैट ऐसे हैं जो मैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, वो मेरे कंप्लीशन के बाद में मैंने सेल करे, तो उनका प्रोपोर्शनेट जो एरिया होगा वो मैं उसको एग्जाम्प्ट सप्लाई मानूंगा। और तीसरी चीज, रियल एस्टेट सेक्टर में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में मेरे फ्लैट रेट ऑफ आईटीसी लगता है 1% या 5%, फ्लैट रेट ऑफ जीएसटी लगता है 1% या 5% विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जहां पे मेरे को आईटीसी नहीं मिलना, मैं उसको भी मैं एग्जाम्प्ट सप्लाई मानूंगा, क्योंकि इसका मेरे को आईटीसी नहीं मिलना, तो अगर कुछ प्रोपोर्शनेट इसके लिए मैंने कुछ कॉमन आईटीसी है, तो उसको भी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे फ्लैट्स, तो मेरे को 2 फ्लैट्स का एरिया मतलब एग्जाम्प्ट में डालना पड़ रहा है। एक तो वो फ्लैट्स जो मेरे कंप्लीशन के बाद में सेल हो रहे हैं, और एक वो फ्लैट्स जिनके ऊपर मैं 1% या 5% की रेट से जीएसटी पे कर रहा हूँ एंड विदाउट यूजिंग आईटीसी। और रूल 42 में जो कैलकुलेशन हमने ईयर एंड के बाद वापस करी थी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, ये कैलकुलेशन हमें प्रोजेक्ट वाइज करनी है और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में करनी है। मतलब कंप्लीट होने के बाद फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हर ईयर एनुअल कैलकुलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें हमारी कैलकुलेशन होगी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड। ये हम रूल 42 43 हमारे खत्म हो गए, इसी के साथ हमारा सेक्शन 17 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 पे जाने से इसमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की बात करी गई है। तो सबसे पहले हम, हमारी जो पहली सर्कमस्टेंस है कि हम पहले नॉन टैक्स पेइंग असेसी थे, अब हम टैक्सेबल असेसी बन गए। तो इसको एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। मेरी जीएसटी में एग्जाम्पशन लिमिट होती है 20 लाख की, तो अभी मेरी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं है, तो मैंने जीएसटी नंबर भी नहीं लिया। और दिसंबर में जाके मेरी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस हुई 31 दिसंबर को। तो फिर मैंने 1 अप्रैल को जीएसटी नंबर के लिए मैं एलिजिबल हो गया, मतलब लायबल हो गया फ्रॉम 1 अप्रैल, सॉरी 1 जनवरी से मैं जीएसटी नंबर के लेने के लिए लायबल हो गया, जिस दिन मेरी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करी। अब दिसंबर तक तो जो मैं काम कर रहा था, मैंने जीए परचेज के ऊपर जीएसटी पे कर रहा था, पर मैं उसका कोई इनपुट नहीं ले रहा था और ना मैं सप्लायर से कोई जीएसटी कलेक्ट कर रहा था। अब 1 जनवरी के बाद जो मैं सेल करूंगा उसके ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी पे भी करूंगा, और आगे की जो परचेज होगी उसके ऊपर जीएसटी का मैं इनपुट भी लूंगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 31 दिसंबर को भी मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बिजनेस है तो बिजनेस में थोड़ा स्टॉक भी रहेगा। तो जो मेरा 31 दिसंबर को स्टॉक था उसके ऊपर मैंने आईटीसी नहीं लिया, क्योंकि पहले मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, मैं रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन जब इस स्टॉक को मैं सेल करूंगा 1 जनवरी के बाद, तो इसके ऊपर मेरे को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस को कवर करता है हमारा सेक्शन 18। उसमें गवर्नमेंट ने हमें कह दिया कि ऐसे केसेस में आपका जो स्टॉक पड़ा है, आप स्टॉक की कैलकुलेशन कर लो, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो जैसे बैलेंस शीट के टाइम पे निकालते हो, और उसका आप आईटीसी ले लो। तो इसमें 4 ऐसे केसेस हमें बताए हैं जिस केस में हम पहले टैक्स पे नहीं करते थे या इनपुट नहीं लेते थे, लेकिन अब हम टैक्सेबल एसएससी बन गए, तो हमें उसका, तो जिस दिन से हमारी टैक्स लायबिलिटी है तब हमें जो स्टॉक है उस दिन हमारा उसका हमें इनपुट मिलेगा। तो पहला केस है जब हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जैसे जो मैंने केस बताया कि मेरी टर्नओवर 1 जनवरी को 20 लाख क्रॉस कर गई। तो उस केस में लॉ कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, तो आपका जो स्टॉक आ रहा है, फिर चाहे वो इनपुट हो, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स हो, आपका जितना भी स्टॉक है उसका, उसके ऊपर आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। और किस दिन का स्टॉक देखना है, मेरे को स्टॉक देखना है जिस दिन मेरी लायबिलिटी टू रजिस्टर आई। मतलब जैसे 1 जनवरी को मेरा लायबल हुआ, तो मेरे को 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक देखना है। दूसरा केस बात करता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि जिस केस में अभी मेरी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुई, पर मैं वॉलंटरी कह रहा हूँ कि ठीक है मेरे को रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। तो उस केस में मेरे को इनपुट का जो स्टॉक है मेरा उसको आईटीसी मिल जाएगा, बट इस केस में मिलेगा जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया, उस दिन से, एप्लीकेशन से नहीं है, जिस दिन सर्टिफिकेट मिला, जिस दिन मेरे पास आरसी आ गई, उस दिन से मेरे को, उस दिन के स्टॉक का मेरे को इनपुट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। तीसरा केस बात करता है कि मैं भी कंपोजिशन स्कीम में था और मेरी टर्नओवर 1.5 सीआर को क्रॉस कर गई। तो जैसे मैं टर्नओवर 1.5 सीआर को क्रॉस करेगी तो मैं रेगुलर एसएससी बन जाऊंगा, फिर आगे मेरे को आगे की परचेज सेल पे जीएसटी आईटीसी भी मिलेगा और सेल के ऊपर टैक्स भी पे करना है। अब उस केस में जिस दिन मैं लायबल टू पे टैक्स टैक्स बना, उस दिन का जो मेरा स्टॉक है उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। और इसमें खाली स्टॉक की बात नहीं करता, इसमें बात हो रही है कैपिटल गुड्स की भी, कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, अब आप रेगुलर लेवी में आ रहे हो, तो आपके जो कैपिटल गुड्स है आपको उसका भी इनपुट मिल जाएगा।
और कैपिटल गुड्स में वही 5% पर क्वार्टर डेप्रिसिएशन है, मतलब 5 साल की लाइफ है, 5 साल का मतलब 20% एनुअल हो गया, 20% एनुअल का मतलब 5% पर क्वार्टर। जैसे सपोज मैंने कोई मशीन थी उसकी 1 लाख 1 साल पहले खरीदी थी, उसके ऊपर मैंने आईटीसी बनता था 1 लाख रुपए का। अब मैं उसको आज की डेट में मैं रेगुलर स्कीम में जा रहा हूँ, तो उस मशीन में से मेरे को 1 लाख में से 80,000 का इनपुट मिल जाएगा। और सिमिलरली फोर्थ क्लॉज हमारा बात करता है कि मैं मेरा जो आइटम था वो पहले एग्जेम्प्टेड था, अब उसके ऊपर जीएसटी लगने लग गया, तो जो मेरा उस दिन एग्जेम्प्टेड के दिन का जो मेरा स्टॉक है उसका भी मेरे को इनपुट मिलेगा, प्लस कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें वही एसएससी का वर्ड है सीओटी दोनों में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, मतलब कैपिटल गुड्स का इनपुट तभी मिलेगा जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, चाहे कंपोजिशन से रेगुलर में है या फिर एग्जाम से टैक्सेबल में है। अब इसके एक बार कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं केस लॉ थोड़े। पहला केस, मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें मेरी लायबिलिटी आई 1 जनवरी 2020 को, और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज 10 जनवरी को, और मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 20 जनवरी को। तो मैं किस दिन का स्टॉक देखूंगा? 31 दिसंबर 2019, जिस दिन मेरी लायबिलिटी थी उस दिन का ओपनिंग स्टॉक। और दूसरे केस में मैं 1 जनवरी को लायबल था, पर मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 10 फरवरी को, तो ये मेरे 30 डेज के बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, तो इस केस में मेरे को स्टॉक का कोई इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज के बाद में अप्लाई किया तो मेरा जो स्टॉक है उसका मेरे को आईटीसी लूज करना पड़ेगा। फिर अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो इसमें मेरी कोई लायबिलिटी तो थी नहीं किसी दिन, मैंने 10th को अप्लाई किया, 20th को मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, तो इस केस में मैं देखूंगा स्टॉक 19 जनवरी का। अब फोर्थ केस है कि मैं कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में आ गया, 1 जनवरी को मेरे लायबल हुआ, तो मैं 31 दिसंबर का देखूंगा कि इसमें कोई मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। सिमिलरली अगर मेरा आइटम एग्जाम था और मैं टैक्सेबल हो गया, तो उस केस में भी मैं जिस दिन टैक्सेबल हो उस दिन का स्टॉक देखूंगा। अब इसमें केस और हो सकता है एग्जामेशन के केस में कि मैं खाली एग्जेम्प्टेड आइटम में डील कर रहा था, इसलिए मैंने जीएसटी नंबर ही नहीं ले रखा, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ और मैं टैक्सेबल सप्लाई में आ गया, तो जैसे ही मैं टैक्सेबल में आ गया तो मेरे को अब जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो मेरी डेट ऑफ लायबिलिटी है 1 जनवरी से। अब ये मेरा फोर्थ केस में नहीं जाएगा, ये मेरा जाएगा ए केस में, ए क्लॉज में, कि मेरे को मैंने अप्लाई किया 10 जनवरी में क्योंकि मेरे को नया रजिस्ट्रेशन नया जीएसटी नंबर लेना है, 20th को मेरे को मिला, लेकिन मैंने क्योंकि 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया है, तो मैं जो 31 दिसंबर का जो स्टॉक होगा मेरे को उसका आईटीसी मिलेगा। अब ये जो दो केस थे, कंपोजिशन वाला और रजिस्टर्ड एग्जेम्प्टेड वाला, इनमें तो मेरे को कैपिटल गुड्स का भी इनपुट मिलेगा, लेकिन ये जो अनरजिस्टर्ड एग्जेम्प्टेड असेसी है उसके केस में कैपिटल गुड्स का इनपुट नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का इनपुट तभी मिलता है जब आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो उस केस में आपको कैपिटल गुड्स का इनपुट नहीं मिलेगा। अब इसके लिए थोड़े प्रोसीजर भी दे रखे हैं रूल 40 में, कि आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है आईटीसी 01 में विद इन 30 डेज, और अगर आपका इनपुट टोटल इनपुट जो आप ले रहे हो वो 2 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ये सीए से सर्टिफाई होके जाएगी। अब इसमें इनवॉइस के लिए एक क्राइटेरिया और इसमें अब हमें जो भी इनपुट मिल रहा है, ये इनपुट मेरे को उन्हीं इनवॉइसेस के अगेंस्ट मिल रहा है जिसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है। अगर मैंने कोई अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो उसके केस में ऑब्वियसली मेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड के केस में भी गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट लगा दी कि जिन इनवॉइसेस का आप आईटीसी ले रहे हो वो आपके 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब जो आपका स्टॉक है वो आपका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब कैपिटल गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि कैपिटल गुड्स 1 साल से पुराने हो सकते हैं, ऐसा कहीं पे क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दे दी, खाली इतना लिखा है कि जो आपके इनवॉइसेस हैं वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अब हम रिवर्स केस की बात करते हैं कि अभी हम टैक्स पे कर रहे थे, अब हम नॉन टैक्सेबल स्कीम में जा रहे हैं। जैसे मैं अभी रेगुलर एसएससी था, लेकिन मैंने 1 अप्रैल से डिसाइड कर लिया कि आगे से मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊंगा, या फिर मेरा आइटम अभी टैक्सेबल था, अब आगे से मेरा आइटम एग्जेम्प्ट हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे? तो जब मैं रेगुलर एसएससी था तो मैंने ऑब्वियसली स्टॉक के ऊपर जो मेरा परचेज किया उसके ऊपर मैंने इनपुट भी लिया है, तो मेरा कोई स्टॉक भी होगा जिस दिन मैं कंपोजिशन में जा रहा हूँ या जिस दिन मेरा आइटम एग्जेम्प्ट हो रहा है उस दिन में मेरा कुछ स्टॉक होगा। तो जैसे पहले केस में मैंने स्टॉक का आईटीसी लिया है, तो इस केस में मेरे को स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगेन मेरे को जिस दिन मैं मेरा ऑप्शन चेंज हो रहा है या जिस दिन मेरी टैक्सेबिलिटी चेंज हो रही है, मेरे को उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, फिर उसमें जो इनपुट है इनपुट का मैं निकालूंगा अकॉर्डिंग टू इनवॉइस। अब इसमें मेरे को ये नहीं देखना कि इनवॉइस 1 साल से पुराना है कब का है, मैंने जितने भी पुराने इनवॉइस हो मेरे को उसका आईटीसी रिवर्स करना है। और अगर ड्यू टू एनी रीजन मैं उसको इनवॉइस से कोरिलेट नहीं कर पा रहा,
तो फिर उसमें गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दे दिया कि आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका आईटीसी रिवर्स करो। और ये मेरे को कैपिटल गुड्स का भी रिवर्स करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स के केस में वही 5 इयर्स की लाइफ है कि सपोज मैंने 1 साल पहले कोई मशीन खरीदी थी और अब आगे मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊंगा या फिर एग्जाम बन रहे मेरे आइटम, तो फिर मेरे को 20% आईटीसी तो मिल जाएगा, 80% आईटीसी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। वो 5% पर क्वार्टर का कंसेप्ट है। लेकिन इसके बाद भी सपोज करो मेरी बुक्स में कोई आईटीसी रह जाता है तो वो लैप्स हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मेरा ऊपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरा रिवर्सल आया 1 लाख रुपए और मेरी बुक्स में आईटीसी है 90,000 रुपीज़ का। तो जो 90,000 का आईटीसी एक तो वो रिवर्स हो जाएगा और 10,000 रुपीज़ मैं कैश में पे करूंगा। लेकिन सपोज करो मेरे को आईटीसी तो रिवर्स करना है 1 लाख रुपए का, मेरी बुक्स में आईटीसी है 1,20,000 का। तो 1 लाख तो मैंने रिवर्स कर दिया और जो 20,000 का मेरा आईटीसी बच जाएगा वो लैप्स हो जाएगा, उसका मेरे को कोई रिफंड नहीं मिलेगा, वो आईटीसी मेरा खत्म है। और इस केस में मेरे को एक रिटर्न भरनी होती है आईटीसी 03 में, और अगर कोई टैक्स है उसके साथ में पे करना होता है। और इस केस में CA-CWA का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। और सेम प्रोविजन, ये सेम रूल 44 जो ये सारी चीजें बात कर रहा है, ये सेम रूल लगता है अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ मैं सेक्शन 29 में। उस केस में भी वही होता है कि जब मैंने रजिस्टर्ड एसएससी था तो मैंने इनपुट ले रखा था, आईटीसी ले रखा था स्टॉक का और कैपिटल गुड्स का दोनों का, और जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उस दिन का मेरे को स्टॉक निकालना है, उस स्टॉक का और कैपिटल गुड्स का मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है। ये तो बात होगी आईटीसी लेने की स्टॉक का और स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करने की। अब आगे एक इसमें बात करता है सेक्शन कि अगर आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब आप कंपनी थे, कंपनी से फर्म बन गए, प्रोप्राइटरशिप बन गए, या फिर सेल आपने अपना बिजनेस किसी को सेल कर दिया, दो बिजनेस का मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, ये उन टाइप के केसेस की बात कर रहा है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है बिजनेस का। अब जीएसटी में आपको पता है जीएसटी पैन बेस्ड है, अगर आपका पैन नंबर चेंज होगा तो आपका जीएसटी नंबर भी चेंज होगा, आपके मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा जीएसटी में। ये नहीं कि एक उठा के हम मतलब खाली वहां पे आरसी में हम रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दे, नहीं, हमारा सब कुछ मतलब एक नया, एक एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मतलब नया वो होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या कुछ ही मान लो, नई आरसी मिलेगी मेरे को जिस दिन मेरा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो पुरानी सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसमें आप बिजनेस सेल कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, डीमर्जर कर रहे हो, अमलगमेशन कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस का, और उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन आपने डाल रखा है कि अगर बिजनेस सेल कर रहे हो विथ लाइबिलिटीज, मतलब ये नहीं कि खाली आप एसेट सेल कर रहे हो अपने, नहीं, एसेट और लाइबिलिटी आप दोनों का ट्रांसफर कर रहे हो। आपकी सपोज 3 यूनिट थे बिजनेस की, उसमें से आपने अपनी एक यूनिट सेल कर दी, उस यूनिट की एसेट भी सेल कर दी, उस यूनिट की लाइबिलिटी भी सेल कर दी। तो उसमें हमें लॉ ने हमें एक रिलीफ दे दिया, एक हमें एग्जाम्पशन दे दी कि जो भी आईटीसी उस दिन आपकी बुक्स में या आपके क्रेडिट लेजर में आ रही है वो भी नए बिजनेस को ट्रांसफर हो जाएगी। सपोज मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हूँ, मेरी आईटीसी आ रहा है 10 लाख रुपए का, और आगे से मैं कंपनी में कन्वर्ट हो गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म को मैंने कंपनी में कन्वर्ट करा लिया, विथ ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैंने सब ट्रांसफर कर दिए। तो जो मेरा 10 लाख का आईटीसी आ रहा है वो भी मेरे कंपनी को ओपनिंग आईटीसी बन जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू क्लियर कर दिया, अगर प्रोप्राइटर चेंज होता है तो इसको भी हम चेंज इन ओनरशिप मानेंगे, जो प्रोप्राइटर का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके नाम पे सारी आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा ITC-02 का। ये जो बिजनेस सेल कर रहा है वो फॉर्म भरेगा, और जो नया बिजनेस शुरू हो रहा है वो इसमें डिटेल्स हम अपलोड करेंगे, ये जो नया बिजनेस है उस डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा और आईटीसी उसके क्रेडिट लेजर में आ जाएगी। डीमर्जर के केस में क्या होगा, यहाँ बाकी तो सब केसेस में क्या हो रहा है कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा रहा है, लेकिन डीमर्जर में केस में क्या हो रहा है कि मेरे 3 यूनिट्स है सपोज, और मैं तीनों यूनिट को मैंने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। तो मेरी आईटीसी तो अभी कॉमन है क्योंकि मैंने एक ही जीएसटी नंबर ले रखा है, उसमें से मेरे 10 लाख की आईटीसी है, उसमें से मेरे को नहीं पता कौन से बिजनेस की कितनी आईटीसी है, कौन सी यूनिट की कितनी आईटीसी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बता दिया कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग आप डीमर्जर कर रहे हो, डीमर्जर स्कीम में जो आपने हर यूनिट की अलग अलग वैल्यू बता रखी है एसेट्स की, आप उस वैल्यू में ये आईटीसी ट्रांसफर कर दोगे। इसमें हम इनपुट कैपिटल गुड्स मतलब जीएसटी वाले एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल एसेट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, जो भी मेरे एसेट है मैं सभी एसेट्स की बात कर रहा हूँ। और सेम रूल एक रूल 41 में बात करता है, जब मैंने एक ही स्टेट में दो जीएसटी नंबर लेने हैं। सपोज मेरे अभी हरियाणा में मेरी 2 यूनिट से, एक यूनिट फरीदाबाद में, एक यूनिट गुड़गांव में, लेकिन दोनों का एक ही जीएसटी नंबर चल रहा है। लेकिन आगे मेरे को इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है एक जीएसटी नंबर से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार मैं अलग अलग जीएसटी नंबर ले लेता हूँ।
तो ये भी सिमिलर टू डीमर्जर हो गया। मैं आज मेरा एक जीएसटी नंबर है, मैं कॉमन बुक्स है, कॉमन में आईटीसी ले रखा है, तो मेरा सपोज बुक्स में आया 10 लाख रुपए का आईटीसी। अब मैं डिसाइड कर लिया कि यार मैं गुड़गांव वाली यूनिट के लिए अलग जीएसटी नंबर ले लेता हूँ। तो जिस दिन मैं अलग जीएसटी नंबर लूंगा, मैं दोनों फरीदाबाद के और गुड़गांव के दोनों के अलग अलग एसेट्स की वैल्यू करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स मैं 10 लाख में से जितनी वैल्यू गुड़गांव की होगी उतनी वैल्यू, उतना जीएसटी का आईटीसी मैं गुड़गांव वाली यूनिट को ट्रांसफर कर दूंगा। और ये सेक्शन बात करता है अगर मैं कैपिटल गुड्स सेल करता हूं तो उसकी भी। कैपिटल गुड्स के केस में मैंने आपको बताया शुरू में कि कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में मानी जाती है हमेशा 5 साल। तो हमें जीएसटी किसके, जब मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा तो मैंने उसके ऊपर इनपुट लिया था, पहले परचेज के टाइम पे मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं जब सेल करूंगा तो मेरे को उसके सेल के ऊपर ऑब्वियसली जीएसटी पे करना है। अब जीएसटी मेरे को कितना पे करना है, एक तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग जीएसटी निकलेगा वो देखूंगा मैं, और एक मैं इसको कंपेयर करूंगा कि डेप्रिशिएटेड वैल्यूज एसेट की, कि अगर मैंने कोई एक एसेट 1 साल पहले खरीदा तो उसका मैं 20% डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा, और उसके बाद जो मेरी वैल्यू आएगी मैं उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। तो जो भी ज्यादा होगा विच एवर इज हायर, मेरे को उतना जीएसटी पे करना है। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैंने 1 जनवरी को कोई मशीन परचेज की 10 लाख रुपीज की, और इसमें जीएसटी रेट अज्यूम करके चल रहा हूँ 10%। तो मैंने 10 लाख की मशीन परचेज की, उसके ऊपर मेरा 1 लाख का जीएसटी का इनपुट ले लिया। अब 31 दिसंबर को, मतलब 1 साल बाद, वो मशीन मैंने सेल कर दी 5 लाख रुपीज में। तो 5 लाख रुपीज के ऊपर कितना जीएसटी बनता है, 50,000 का। लेकिन मैंने 1 लाख का इनपुट लिया था, और 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 20,000। तो मेरे को 50,000 या 80,000, विच एवर इज हायर, तो मेरे को 80,000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन की 1 साल बाद वैल्यू आएगी 8 लाख रुपीज फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। 10 लाख में से 20% डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, तो 8 लाख के ऊपर मैंने देखा 80,000 का जीएसटी बनता है, तो मैं 50 या 80 विच एवर इज हायर, तो मैं 80 का जीएसटी पे कर दूंगा। अब सपोज यही मशीन जिसकी वैल्यू जीएसटी में आ रही है 8 लाख रुपीज, मैंने सेल करी 8,50,000 में, उस केस में मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर मेरा जीएसटी ज्यादा बनता है, 85,000 बनता है, तो उतना टैक्स पे कर दूंगा। अब कुछ केसेस में ये हमें डेप्रिसिएटेड वैल्यू नहीं निकालनी, जैसे स्क्रैप, कोई मैं मशीन को एज ए स्क्रैप सेल कर रहा हूँ। कौन सी मशीन्स, ये ब्रिक्स हो गए, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, ये मेरे मतलब टूल्स टाइप के आइटम्स हो गए। इनके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे कर दो, अगर आप इन असेट्स को एज ए स्क्रैप वैल्यू सेल कर रहे हो तो इनके ऊपर आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं निकालनी, आप जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी पे कर दो। हमें सेक्शन 19 बात करता है जॉब वर्क के केस में, और इसके साथ रूल 55 भी कवर हो रहा है हमारा। अब जीएसटी में जॉब वर्क को डिफाइन किया गया। जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, मतलब मैं कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मैं किसी और आदमी के गुड्स के ऊपर कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसको मैं जॉब वर्क बोलूंगा। सपोज मेरी कोई मशीन है, मेरे को मशीन के ऊपर पेंट कराना है, तो मैंने पेंट करने के लिए मशीन भेजी किसी के पास, या मेरे कोई गुड्स है उसकी मेरे को प्लेटिंग करानी है तो मैंने प्लेटिंग के लिए किसी के पास भेजी, तो उस प्रोसेस को मैं जॉब वर्क बोलूंगा। इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जो आदमी मशीन भेज रहा है या जो गुड्स भेज रहा है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जो प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में, तभी जॉब वर्क माना जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जॉब वर्क नहीं माना जाएगा। तो जॉब वर्क का मतलब हुआ कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। तो इसमें जॉब वर्क के केस में दो पार्टीज होती है, एक प्रिंसिपल जो सामान भेज रहा है, जो गुड्स का ओनर है, एक जॉब वर्कर जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स अपने इनपुट या कैपिटल गुड्स, इसमें एक चीज का इंपॉर्टेंट रखना, सेक्शन 18 में भी और सेक्शन 19 में भी कहीं पे भी हमने इनपुट सर्विस की बात नहीं की, क्योंकि जब मैं स्टॉक के केस में कभी मैं इनपुट सर्विस को नहीं देख सकता कि मेरी इनपुट सर्विस कितनी है। उस केस में ठीक है हमारी प्ली हो सकती है, सपोज मेरा इंश्योरेंस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो मेरे को जितने महीने का बच गया कॉन्ट्रैक्ट उतना इनपुट लेना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा लॉ में, कहीं पे नहीं लिखा, तो हमें कोई इनपुट नहीं मिलेगा। सिमिलरली जॉब वर्क के केस में भी इनपुट सर्विस नहीं हो सकती, क्योंकि हम सर्विस को मैं किसी आदमी को भेज नहीं सकता। तो सेक्शन 18 और 19 खाली इनपुट और कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, इनपुट सर्विस की दोनों सेक्शन बात नहीं करते। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, मैंने अपनी फैक्ट्री से जॉब वर्कर के पास कोई इनपुट भेजा या कैपिटल गुड्स भेजा, तो उसके ऊपर मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। ऑल्दो हम सप्लाई में बोलते हैं, सेक्शन सप्लाई में हमने पढ़ा है कि कोई भी सामान हम दूसरे आदमी को भेजते हैं और हम विदाउट बिना टैक्स चार्ज करे बेचते हैं तो उसका हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है। पर जॉब वर्क के केस में हमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया, अगर आप जॉब वर्क के लिए कुछ मटेरियल भेज रहे हो तो उसका आपको इनपुट रिवर्स नहीं करना, आईटीसी रिवर्स नहीं करना। एक तो हो गया कि मैंने गुड्स अपनी फैक्ट्री से जॉब वर्कर के पास भेजे।
एक हो गया कि मैंने कोई मटेरियल परचेज किया और मेरे को उसकी सपोज प्लेटिंग करानी है, और प्लेटिंग के बाद में मेरे को मटेरियल यूज करना है, कोई जॉब वर्क कराना है, उसके बाद प्रोसीजर के बाद में मेरे को मटेरियल यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मटेरियल मैंने अपनी फैक्ट्री में ही नहीं बुलाया, मैंने जो मेरा वेंडर था, सप्लायर था, उसको कह दिया कि बिल टू शिप टू मॉडल के थ्रू ये मटेरियल डायरेक्ट मेरे जॉब वर्कर के यहाँ भिजवा दो, और जॉब वर्कर ने वो प्लेटिंग करके मेरे को भेज दिया। तो इस केस में भी इवन दो गुड्स मेरी फैक्ट्री में आए नहीं, पर फिर भी मेरे को उन गुड्स का और कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा, even if the goods are directly sent to the job worker without being brought to the premises of the principal। अब इस केस में मैंने गुड्स भिजवा तो दिए जॉब वर्कर के पास, अब वो गुड्स पर प्रोसीजर के बाद वापस मेरे पास आने चाहिए, या हो सकता है वहीं से मैं सेल कर दूं, ये भी मेरे को सेक्शन 143 में प्रोविजन दे रखे हैं, ये हम बाद में कवर करेंगे। तो मैं उन गुड्स को या तो अपनी फैक्ट्री में वापस बुलवा लूँ, मंगा लूँ, या फिर मैं वहीं की वहीं सेल कर दूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट दे दी। इनपुट के केस में टाइम लिमिट है 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के केस में टाइम लिमिट है 3 ईयर्स। और हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ये टाइम लिमिट बढ़ा भी सकते हैं, इनपुट के केस में 1 साल से और कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल से। मतलब इनपुट के केस में हो जाएगी 1+1 ईयर, कैपिटल गुड्स के केस में 3+2 ईयर्स। पर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में टाइम ईयर है 1 ईयर और 3 ईयर, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। और मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स या टूल्स, ये मतलब कुछ ऐसे आइटम है जो जॉब वर्कर यूज करता रहता है मेरे गुड्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, कि मैंने कोई डाई जॉब वर्कर के पास भिजवा दी, कोई टूल्स उसके पास भिजवा दिए कि तू इनसे मेरे गुड्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। इनके लिए लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहीं पे यूज करते करते खत्म भी हो जाए वो गुड्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये अगर आपकी फैक्ट्री में वापस नहीं भी आएंगे तब भी हम मान लेंगे आपने जॉब वर्क के लिए यूज करें, और उसका आपको आईटीसी, पूरा आईटीसी मिलेगा। अब ये 1 साल और 3 साल का टाइम कहाँ से कैलकुलेट करें? अगर गुड्स प्रिंसिपल ने भेजे हैं तो जिस दिन गुड्स भेजे उस दिन की डेट से, और अगर गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ पे भिजवा दिए तो जिस दिन जॉब वर्कर को मिले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय द जॉब वर्कर, उस दिन से। और अगर 1 साल के या 3 साल के अंदर अंदर गुड्स मेरे को वापस नहीं मिले तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। इट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई दैट सच इनपुट्स या कैपिटल गुड्स हैव बीन सोल्ड या सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, कि प्रिंसिपल ने ये गुड्स जॉब वर्कर को सेल कर दिए। और ये सप्लाई किस दिन माना जाएगा? जिस दिन भेजे थे, ऑन द डे व्हेन द गुड्स वर सेंट आउट। मतलब 1 साल पहले की या 3 साल पहले की डेट से सप्लाई माना जाएगा, और प्रिंसिपल को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो जॉब वर्क के केस में अगर मैंने 1 साल या 3 साल में गुड्स नहीं वापस मंगाए तो मेरे को टैक्स तो पे करना पड़ेगा। टैक्स की चलो दिक्कत नहीं है, टैक्स का जॉब वर्कर को इनपुट मिल जाएगा, और यहाँ पे इशू आएगा इंटरेस्ट का। 1 साल का मेरे को या 3 साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, जो काफी हैवी अमाउंट बन जाएगा। अब इसमें रूल 45 में एक दो चीजें और बताइए कि जो भी मूवमेंट हो रही है गुड्स के अंडर जॉब वर्कर, कि चाहे प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजे, चाहे एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेजे, सपोज 2 प्रोसेस परफॉर्म करने हैं मेरे को गुड्स पे, तो मिस्टर ए ने एक कर दिया, मिस्टर बी को दूसरा करेगा, तो जो ए ने बी को भेजे, ये सारे जो भी मूवमेंट होनी है अंडर जॉब वर्कर, जॉब वर्किंग, वो डिलीवरी चालान के थ्रू होगी। क्योंकि सप्लाई नहीं है तो इसमें इनवॉइस इशू नहीं हो सकता, पर इसमें एक डिलीवरी चालान होना चाहिए। और एक जितने भी डिलीवरी चालान होते हैं उसकी मेरे को एक रिटर्न भरनी होती है ITC-04, या क्वार्टरली रिटर्न मेरे को फाइल करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 20 एक कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके बारे में बात करते हैं। ये कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसके इंडिया में 4 ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों जगह पे एक कंपनी के ऑफिसेज हैं। लेकिन उसका एक हेड ऑफिस भी है। हेड ऑफिस है सपोज नोएडा में, और हेड ऑफिस से कोई जीएसटी नंबर नहीं ले रखा। हेड ऑफिस में हम कोई सर्विस नहीं देते, वहाँ खाली स्टाफ आता है और अपना बैक ऑफिस ऑपरेशंस करता है। वो मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। तो क्योंकि हेड ऑफिस से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, तो वहां पे हमने जीएसटी नंबर भी नहीं ले रखा। लेकिन कई बार क्या होता है हेड ऑफिस के लेकिन कई बार क्या होता है हेड ऑफिस में कुछ सर्विसेज के इनवॉइसेस आ जाते हैं। वो इनवॉइस तो होता है रजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए, जो मेरी 4 यूनिट्स है पूरे इंडिया में, वो काम तो करती है, वो मतलब जो सर्विसेज होती है वहां के लिए होती है। तो हेड ऑफ एक इसमें जीएसटी में कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। उसके थ्रू क्या है कि आपके कोई ऐसे यूनिट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको कोई सर्विस मिल रही है, तो उसका जो आईटीसी आएगा वो आप अपनी बाकी यूनिट्स में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आईएसटी क्या होता है? आईएसटी एक ऑफिस होता है, एक जो, ये मेरी फैक्ट्री नहीं है या कोई मेरी शॉप नहीं है, ये एक मेरा ऑफिस है जहां से मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहा, जहाँ पे खाली हो सकता है डायरेक्टर आके खाली बैठते हैं। ये मेरा ऑफिस हो गया जो इनपुट सर्विसेज रिसीव करता है, और उन इनपुट सर्विसेज का जो आईटीसी, जो इन सर्विसेज के ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है, उसका आईटीसी
अपने बाकी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्रेडिट बाकी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और कौन सी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है? जो सेम पैन नंबर होना चाहिए, मतलब उसी एसएससी की जो बाकी यूनिट्स हैं, ब्रांचेस है, उनके अंदर मैं आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ये पहले सर्विस टैक्स रिजीम में था, वहीं से उठ के सेम कंसेप्ट जीएसटी में आ गया कि आपका एज एन आईएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसमें केस में जो भी आपको सर्विसेज के इनवॉइस आ रहे हैं उसके ऊपर कोई आपकी बाकी ब्रांचेस से रिलेटेड कोई सर्विस है तो उसको आप ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस केस में एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है कि ये सर्विस क्रेडिट खाली सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल गुड्स या फिर इनपुट का रॉ मटेरियल का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सेक्शन 20 में हम खाली सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो और आईएसडी के लिए मेरे को एक जीएसटी में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हो सकता है मेरी एक एसएससी का दो रजिस्ट्रेशन भी हो। मेरी सपोज नोएडा में जो यूनिट मैंने बात की, हो सकता है नोएडा में खुद भी सप्लाई होती है, मैंने नोएडा का एक खुद का जीएसटी नंबर भी ले रखा है और एक नोएडा का सेपरेट जीएसटी नंबर ले रखा है एज आईएसटी पर्सन, और एक जीएसटी नंबर ले रखा है एज रेगुलर पर्सन। तो आईएसटी का जो क्रेडिट है वो खाली आईएसटी वाले नंबर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसके एक बार प्रोविजन समझ लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना आईएसटी के पास इनपुट है वो खाली उतना ही इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और उसके लिए आईएसटी को एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अपनी जितनी भी ब्रांचेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट, हर ब्रांच के नाम का मेरे को इनवॉइस काटना पड़ेगा और उसके थ्रू मेरे को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सपोज मेरा अप्रैल मंथ में आईटीसी आया 10 लाख का, तो मैं जितना मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो 10 लाख रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब जितना आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है मैं उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और सपोज मेरी 4 यूनिट्स हैं, उसमें से एक एक इनपुट मेरे पास, एक दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, मेरी 4 जगह यूनिट्स हैं, और दिल्ली में सपोज करो मैंने एक आईएसटी का रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, तो मेरे पास एक बिल आया आईएसडी के पास मुंबई यूनिट से रिलेटेड कोई सा। वो अगर चाहता तो जो वेंडर था, सप्लायर था, वो मुंबई यूनिट को डायरेक्ट भी इन्वॉइसिंग कर सकता था, लेकिन उसने मुंबई यूनिट को इन्वॉइसिंग नहीं की, उसने दिल्ली में आईएसटी को इन्वॉइसिंग कर दी। तो जो मेरा एक स्पेसिफिक यूनिट का इनपुट है वो मेरे को उसी ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सपोज 10 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज का ऐसा इनपुट है जो मेरा मुंबई ब्रांच से रिलेटेड है, तो वो इनपुट मेरे को मुंबई ब्रांच को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको मैं बाकी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। इस केस में एक तो हो गया कि वो डायरेक्ट उसको डाल देता है, ऐसा केस हो गया। और एक केस हो गया सपोज मुंबई की कोई टीम आई थी, मुंबई का कोई प्रोजेक्ट था, उसको टीम को दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली में कोई होटल में स्टे करना पड़ा। तो होटल के केस में हमें पता है कि आईटीसी लगता है जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो दिल्ली में होटल है तो दिल्ली में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो दिल्ली के सीजीएसटी एसजीएसटी का डायरेक्ट मुंबई में इनपुट ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसके लिए दिल्ली में जो मैंने आईएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है मैं उसके थ्रू इनपुट को मुंबई में ट्रांसफर कर सकता हूँ। एक आईएसटी मेरे को इस चीज में काफी हेल्प करता है। अगर कई बार सर्विसेज का जब प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण मैं आईटीसी यूज नहीं कर पा रहा, तो आईएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू मैं आईएसटी यूज कर सकता हूँ। अब ये तो हो गया स्पेसिफिक ब्रांच का। अब सपोज एक कोई सा ऐसा इनवॉइस है जो मुंबई और कोलकाता यूनिट से रिलेटेड है, उसका बाकी जगह से कोई लिंक नहीं है, दिल्ली और चेन्नई से कोई लिंक नहीं है, वो खाली मुंबई और कोलकाता से रिलेटेड है। तो उस इनवॉइस का जो आईटीसी आएगा उसको मैं खाली उन्हीं दोनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर। जितनी उन दोनों ब्रांचेस की टर्नओवर होगी उस रेशियो में मैं उस इनवॉइस को डिवाइड कर दूंगा, आईटीसी को डिवाइड कर दूंगा। और सपोज कोई ऐसा मेरा इनवॉइस है जो कॉमन आईटीसी है, जो पूरी कंपनी के लिए, उसको मैं सभी जितने भी मेरे यूनिट्स हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब आता है हम ये टर्नओवर कौन सी ले। टर्नओवर हमें लेनी होगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। जैसे मैं अप्रैल 20 में मेरे को कोई इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर मेरे को जुलाई 20 में कोई इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं जुलाई 20 में लूंगा टर्नओवर 1920 फाइनेंशियल ईयर की। अगर मेरी जैसे 4 ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जुलाई 20 में 4 ब्रांचेस है मेरे को जिनमें यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर चारों ब्रांचेस की लास्ट ईयर भी टर्नओवर थी तो मैं लास्ट ईयर के टर्नओवर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन सपोज करो अगर कोई सी भी एक ब्रांच ऐसी थी जिसकी लास्ट ईयर मेरी टर्नओवर ही नहीं थी, तो उस केस में मैं लास्ट क्वार्टर लूंगा। और अगर उस ब्रांच का पहला ही क्वार्टर है तो उस केस में वो 0 मान ली जाएगी, नहीं तो मैं लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर के अकॉर्डिंग इसको बाइफिकेट करूंगा। तो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया कि मेरा एक इनवॉइस है, जो इनवॉइस है मेरा मुंबई और कोलकाता का, और मैं चेन्नई की ब्रांच ऐसी है जो मैंने करंट ईयर में शुरू किया। तो जो मेरा मुंबई कोलकाता का जो आईटीसी है मैं उसको लास्ट ईयर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर दोनों में टर्नओवर थी। और जो मेरा कॉमन आईटीसी है, जो मैंने यहाँ बात की थर्ड केस में कि कॉमन आईटीसी चारों ब्रांचेस के लिए, कॉमन आईटीसी को मेरे को करंट ईयर के लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग बाइफिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में
चेन्नई में टर्नओवर नहीं थी, चेन्नई में करंट ईयर से टर्नओवर आनी शुरू हुई है, तो उस केस में कॉमन आईटीसी के लास्ट क्वार्टर लूंगा। इसमें रूल 39 में भी कुछ चीजें बताई है इसके बारे में कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं हमें मंथली करना होगा। जो दिल्ली में जो आईजीएसटी का जो इनपुट आ रहा है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी एज एन आईजीएसटी करूंगा, लेकिन जो मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी का यूनिट इनपुट आ रहा है, आईटीसी आ रहा है, तो उसको अगर मैं दिल्ली की यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तब तो एज ए सीजीएसटी और एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लेकिन जो बाकी 3 ब्रांचेस है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है, तो उसमें वो सीजीएसटी एसजीएसटी भी आईजीएसटी बन के जाएगा। और सपोज आगे जाके कोई, मैंने एक इनवॉइस के ऊपर 10 लाख रुपए का आईटीसी ले लिया, आगे जाके हो सकता है कि कोई आईटीसी ड्यू टू एनी रीजन कोई क्रेडिट नोट आ जाए, तो उस क्रेडिट नोट के उस ड्यू टू डेट क्रेडिट नोट मेरे को आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो रिवर्सल भी सेम रेशियो में होगा, जिस रेशियो में मैंने ओरिजिनल इनवॉइस को डिस्ट्रीब्यूट किया उसी रेशियो में मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। सपोज करो मैंने अप्रैल में 1 लाख रुपए का आईटीसी ले लिया था, फिर जुलाई में जाके मेरे को उसमें से आया कि 25,000 का आईटीसी मेरे को रिवर्स करना है, तो मैं 25,000 का आईटीसी में सभी ब्रांचेस में रिवर्स कर दूंगा। लेकिन जुलाई मंथ में मेरे टोटल आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000 आ रहा है, मेरा 25,000 से कम आईटीसी आ रहा है। अगर मेरा सपोज जुलाई मंथ में मेरे को जो टोटल आईटीसी लेना है वो 50,000 लेना है, तो 50,000 में से 25,000 लेस कर दूंगा और बैलेंस 25,000 का मैं आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लेकिन सपोज जुलाई का मेरा जो आईटीसी अवेलेबल है वो 20,000 है, मतलब जितना मेरे को रिवर्स करना है उससे कम ही आईटीसी अवेलेबल है मेरे पास। फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरी रिवर्सल है वो मैं ब्रांचेस की लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा, जितने मेरे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस थे उनकी लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा। उस मंथ के रिवर्सल, उस मंथ के जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। फिर सेक्शन 21 बात करता है कि सपोज हमने कोई आईटीसी एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे को किसी ब्रांच को कम करना था, मैंने ज़्यादा कर दिया, या मैंने एग्रीगेट में ज़्यादा कर दिया, मैंने किसी भी तरीके से मैंने प्रोविजन का वायलेशन कर दिया, तो जो मैंने एक्सेस आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्सेस आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो रिकवर होगा ब्रांचेस से, आईएसटी से रिकवर नहीं होगा, वो सारा आईटीसी रिकवर होगा ब्रांचेस से। तो जो ब्रांचेस है, जो रेसिपिएंट है, ही में डिपॉजिट एक्सेस क्रेडिट वॉलंटरली विद इंटरेस्ट, वो डीआरसी 03 के थ्रू पे कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। अदरवाइज अगर वो खुद पे नहीं करते तो पेनल एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 73 और 74 अगेंस्ट द रेसिपिएंट। आईएसटी के ऊपर खाली जनरल पेनल्टी लगेगी, आईएसटी से कोई आईटीसी की रिकवरी नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आईटीसी का चैप्टर भी खत्म हो जाता है, सेक्शन 16 से सेक्शन 21। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।